Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि यूएचएस का यूनिट नंबर 1 से है, जो कि द सेल है। तो द सेल का टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू ह्यूमन नेकेड आई इज। अल्फा ऑप्शन है 250x, बीटा 500x, चार्ली 250,000x एंड डेल्टा 50,000x। तो अब यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू द ह्यूमन नेकेड आई पूछा गया। तो यहां पे हमें सिंपली मैग्निफिकेशन पावर को सबसे पहले जस्टिफाई करना है कि ह्यूमन आई की मैग्निफिकेशन पावर होती कितनी है। तो एक्चुअली ह्यूमन आई के केस में जब हम देखते हैं ह्यूमन आई, तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है 1 मिलीमीटर, रेजोल्यूशन भी इतनी होती है। जैसे ही हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हम कहते हैं दैट इज 500x। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 500x एज कंपेयर टू ह्यूमन आई। और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यही कंडीशन जो है वो 500x एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हमें सवाल डायरेक्टली ह्यूमन आई का कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ पूछा गया। जब इससे रिलेशन पूछते हैं तो हम 500x कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंपाउंड या जिसके मुकाबले में हम लाइट का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका रेफरेंस पूछेंगे तो 500 है। लेकिन जब ह्यूमन आई का इलेक्ट्रॉन के साथ पूछेंगे तो मल्टीप्लाई किया जाएगा 500x को 500 के साथ। तो इसके लिए आ जाएगा 250,000x। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली 250,000x। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ability to distinguish two close points as two separate points by any optical system is called as it। अल्फा ऑप्शन है resolving power, बीटा magnification power, चार्ली amplification power एंड डेल्टा pixel power। तो यहां पे देखिए कहा गया ability to distinguish two closely objects या two closely points। तो जब भी हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्लियरर करने के लिए या शार्पर करने के लिए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तो उसको टर्म दी जाती है, उसको नाम दिया जाता है रेजोल्यूशन। तो एक्चुअली ये रिजॉल्विंग पावर होगी। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। अगर मैग्निफिकेशन, उसके मुकाबले में दूसरी टर्म हमारी बुक में मेंशन की गई है रेजोल्यूशन पावर के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन कहा जाता है किसी भी सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से एनलार्ज करके बिगर ऑब्जेक्ट देखना बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो उसको नाम दे देता है मैग्नीफाई करना। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा अल्फा, रिजॉल्विंग पावर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डैश टू दैट ऑफ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले में अल्फा ऑप्शन है 100x, बीटा 200x, चार्ली 500x एंड डेल्टा 700x। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरिजन करके देख लिया। वो इसके मुकाबले में 500x जो है वो उसकी रेजोल्यूशन पावर बढ़ जाती है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट सेल्स मोस्टली लैक। अल्फा ऑप्शन है सेंट्रल लार्जर वैक्यूल, बीटा पेरोक्सिसोम्स, चार्ली राइबोसोम्स एंड डेल्टा सेंट्रियोल। तो एक्चुअली कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता? तो अगर हम अपनी बुक में स्कीमेटिक डायग्राम को देखें, तो प्लांट सेल के साथ लिखा गया मोस्टली एब्सेंट। प्लांट सेल के केस में मोस्टली एब्सेंट कौन से होते हैं या मोस्टली लैक? तो उसमें एक सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लैजिलम, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल में होता है। दूसरे नंबर पे सेंट्रियोल
और तीसरा कंपोनेंट जो कि प्लांट सेल में नहीं होता लेकिन एनिमल में होता है, दैट इज लाइसोसोम। तो अब इन तीनों पॉइंट्स में देखिए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है इन गिवन ऑप्शन में से है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो डेल्टा ऑप्शन में सेंट्रियोल दिया गया, जो कि कहा गया दैट लैक इन प्लांट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑफ अ टिपिकल प्लांट इज ऑक्युपाइड बाय। अल्फा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बीटा न्यूक्लियस, चार्ली माइटोकॉन्ड्रिया एंड डेल्टा वैक्यूल। तो अगर आपको याद हो कि प्लांट सेल के पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक यूनिक कंपोनेंट जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, दैट इज लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल। तो जब हम देखते हैं एक प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल के केस में एक अगर ये एक सेल है तो उसमें लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल बन जाता है और न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ पुश कर दिया जाता है। तो ये इस सूरत में हम देखते हैं और जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से साइड पे आ जाता है। तो ये कहलाता है लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन होगी किसमें, प्लांट के केस में। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा, मेजर पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 6, एनिमल एंड प्लांट सेल रिजेंबल इन हैविंग, यानी कि सिमिलैरिटी क्या है। तो पहला ऑप्शन अल्फा देखिए प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो है पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। बीटा सेल वॉल, सेल वॉल भी प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। और चार्ली सेंट्रियोल, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है हायर प्लांट्स में, लेकिन लोअर प्लांट्स में मौजूद होता है, उसके मुकाबले में तमाम एनिमल्स में होता है। डेल्टा ऑप्शन डेफिनेट न्यूक्लियर, तो ये राइट ऑप्शन है। तो यहां पे कहा गया रिजेंबलेंस, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर यूकैरियोटिक सेल, बोथ हैव डेफिनेट और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। तो प्लांट सेल जो है वो एनिमल से डिफर करता है किस चीज में, हैविंग, लास्ट कीवर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, इन हैविंग, यानी कि प्लांट सेल के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है और एनिमल के पास नहीं होता। ऑप्शन देखिए अल्फा वैक्यूल, बीटा सेंट्रियोल, चार्ली फ्लैजिला एंड डेल्टा प्लास्टिड्स। तो यहां पे अल्फा ऑप्शन देखिए वैक्यूल्स कहा गया। वैक्यूल्स जो है वो एनिमल में भी होते हैं प्लांट में भी होते हैं। डिफर कहां पे होता है, एनिमल के केस में मैनी स्मॉलर वैक्यूल एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स में लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल होता है। तो इसलिए अल्फा ऑप्शन नहीं कंसीडर कर सकते। सेंट्रियोल, ये तो प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, हमने देखना है हैविंग जो प्लांट सेल में होता है। और चार्ली देखिए फ्लैजिला, ये भी प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। डेल्टा प्लास्टिड्स, दैट इज द राइट ऑप्शन। प्लास्टिड्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी रखते हैं और प्लांट सेल के पास होते हैं, इसीलिए प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल के पास ये एब्सेंट होते हैं, जिस वजह से ये हेट्रोट्रॉफिक एनिमल कंसीडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉन्ट्रेरी टू द एनिमल सेल प्लांट सेल लैक। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट टू द एनिमल सेल प्लांट सेल लैक। अल्फा ऑप्शन है थैलाकॉइड्स, बीटा सेल वॉल, चार्ली सेंट्रल वैक्यूल एंड डेल्टा एस्टर्स। तो अगर हम ये देखें कि कौन सा स्ट्रक्चर एनिमल के मुकाबले में प्लांट सेल के पास एब्सेंट होता है, यानी कि प्लांट सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है और एनिमल सेल में मौजूद है। तो यहां पे थैलाकॉइड, ये क्लोरोप्लास्ट के हिस्सा होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए ये मौजूद है। सेल वॉल भी मौजूद है प्लांट सेल में और सेंट्रल लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल भी मौजूद है। डेल्टा ऑप्शन जो है एस्टर्स, दीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल। इसी वजह से हम प्लांट सेल के लिए एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं, दीज आर एनएस्ट्रल, यानी कि यहां पे एस्टर्स फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि सेंट्रियोल मौजूद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन प्लांट सेल। अल्फा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बीटा फेगोसाइटोसिस, चार्ली पिनोसाइटोसिस एंड डेल्टा एंडोसाइटोसिस। तो एक्चुअली प्लांट सेल में क्योंकि आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज सेल वॉल, जिसकी वजह से एंडोसाइटोसिस प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से, वो कवर है सेल वॉल की वजह से, इसलिए उनमें एंडोसाइटोसिस नहीं होती। अगर आप बीटा और चार्ली ऑप्शन देखें तो ये भी नहीं होते, लेकिन क्योंकि
ये दोनों स्पेसिफिक टर्म्स हैं एंडोसाइटोसिस की, तो हमें जनरलाइज्ड टर्म को चूज करना है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। सो इन गिवन ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियोइड, बीटा प्लाज्मिड, चार्ली मीजोसोम्स एंड डेल्टा पाइलस या पिलस भी कहा जाता है इसी को। अब यहां पे कहा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, तो न्यूक्लियोइड ये तो ए माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए डिवाइड होता है, बाइनरी फिशन होती है। प्लाज्मिड्स ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, ये इन्वॉल्व नहीं होता। मीजोसोम्स ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती हैं जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। उसके मुकाबले में डेल्टा देखिए, पाइलस या पिल्लाए, ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको स्पेसिफिकली कहा जाता है सेक्स पिल्लाए, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के दौरान ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द सेल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, ड्रिंकिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है फैगोसाइटोसिस, बीटा पिनोसाइटोसिस, चार्ली एक्सोसाइटोसिस एंड डेल्टा एंडोसाइटोसिस। तो यहां पे फैगोसाइटोसिस जो है फेज से सेल ईटिंग है, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग है। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया ड्रिंकिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो पिनोसाइटोसिस राइट ऑप्शन होगा। एक्सोसाइटोसिस को हम सिक्रीशन या वॉमिटिंग, क्योंकि वहां पे हम ईटिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्रीशन मोस्ट कॉमनली कहा जाता है। और एंडोसाइटोसिस तो इनवर्ड मूवमेंट है, वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो यहां पे ड्रिंकिंग जो है वो लिक्विड है, सो राइट ऑप्शन होगा बीटा पिनोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द प्रोकैरियोट्स पोजेस स्मॉल राइबोसोम ऑफ साइज। अल्फा ऑप्शन है 40s, बीटा 70s, चार्ली 65s एंड डेल्टा 60s। तो यहां पे अगर हम राइबोसोम देखें तो राइबोसोम जो है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इनका साइज होता है 70s और ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं दो सब यूनिट से, जिसमें एक 50s लार्जर सब यूनिट और एक 30s जो कि स्मॉलर सब यूनिट, दोनों मिलके 70s बना देते हैं। उसके मुकाबले में यूकैरियोट में देखिए तो यूकैरियोट में बी राइबोसोम मौजूद होता है स्लाइटली लार्जर साइज का जो कि 80s है, और वो किससे बनता है 60s लार्जर सब यूनिट एंड 40s स्मॉलर सब यूनिट। तो इससे मिलके तो एक 80s का स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम का बन जाएगा। यहां पे ये भी याद रखिए कि 60s और 40s को ज्वाइन करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है दैट इज मैग्नीशियम आयन। जब हम राइबोसोम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात मेंशन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मोडेस्माटा आर अल्फा ओकुलेटिंग जंक्शंस, बीटा एंकरिंग जंक्शंस, चार्ली कम्युनिकेशन जंक्शंस एंड डेल्टा लाइगेंड रिसेप्टर्स। तो एक्चुअली प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस या साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस। तो इसलिए ये अगर हम डायग्राम देखें तो एक प्लांट सेल जो है ये मौजूद है, दूसरा प्लांट सेल यूं है। तो इन दोनों प्लांट सेल्स के दरमियान में अगर यूं जंक्शन बन जाए जो कि एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो इसको नाम दिया जाएगा कम्युनिकेशन जंक्शन, या टेक्निकली इसको नाम दिया जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये स्ट्रक्चर जो है कम्युनिकेशन जंक्शन या प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, द लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर ड्राइव्ड इनटू डैश एंड द डैश, द टू कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, बीटा न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, चार्ली साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, डेल्टा स्ट्रोमा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां पे हमें कहा गया कि लिविंग कंटेंट्स ऑफ द सेल, तो यहां पे अगर हम प्रोटोप्लाज्म को क्लासिफाई करना चाहें तो प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर जो है वो दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक आता है न्यूक्लियस और दूसरे नंबर पे आता है साइटोप्लाज्म। इन दोनों को प्लस करते हैं जब तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। और अगर हम एक और टर्म देखें प्रोटोप्लाज्म के साथ, जब सेल मेम्ब्रेन को कंसीडर किया जाता है
तो ये कलेक्टिवली कहलाता है प्रोटोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में बनता है। बायोटेक्नोलॉजी में ये वर्ड लिखा गया है। प्रोटोप्लास्ट बनेगा प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्रोटोप्लाज्म किससे बनेगा? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अल्फा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय, अल्फा ऑप्शन है माइटोसिस, बीटा मियोसिस, चार्ली कॉन्जुगेशन एंड डेल्टा बाइनरी फिजन। क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए राइट ऑप्शन इसमें से होगा बाइनरी फिशन, जिसमें एक जो बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। इसके मुकाबले में कॉन्जुगेशन देखिए, तो दैट इज प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है थ्रू सेक्स पिल्लाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनलाइक प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स हैव, अल्फा ऑप्शन है मीजोसोम्स, बीटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, चार्ली सर्कुलर क्रोमोसोम, डेल्टा लीनियर क्रोमोसोम। तो एक्चुअली अनलाइक प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स हैव, यूकैरियोट्स के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो मीजोसोम्स, ये तो इनवेजिनेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, तो ये यूकैरियोट के पास नहीं होता। बीटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के पास होता है। और चार्ली देखिए सर्कुलर क्रोमोसोम, तो ये प्रोकैरियोट के पास, बैक्टीरिया के पास होता है सर्कुलर डीएनए। और डेल्टा देखिए लीनियर क्रोमोसोम, तो लीनियर क्रोमोसोम जो है ये सिर्फ यूकैरियोट के पास होता है, प्रोकैरियोट के पास नहीं होता। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा लीनियर क्रोमोसोम। Question number 17, the difference between the rate of sedimentation of prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosome is that of, alpha option है 10s, बीटा 30s, चार्ली 50s एंड डेल्टा 80s। तो यहां पे आप इस डायग्राम में ये जो मैंने बनाया कि प्रोकैरियोट 70s है और यूकैरियोट 80s है, दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 80s और 70s में डिफरेंस है 10s का। तो यहां पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के राइबोसोम का कंपैरिजन पूछा गया। हम ये भी जानते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम लार्जर होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, और कितना लार्जर होता है? 10s ज्यादा होता है। स्वेडबर्ग, एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है, तो 10s जो है वो राइट ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 में अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन 10s। क्वेश्चन नंबर 18, the rate of sedimentation of larger subunit of ribosomes of eukaryote is, alpha option है 30s, बीटा 40s, चार्ली 50s एंड डेल्टा 60s। तो हम जानते हैं कि यूकैरियोट में 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर का जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आता है दैट इज 60s और स्मॉलर का आता है 40s, जो दोनों कंबाइन करके बन जाते हैं 80s। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा 60s। Question number 19, the entire cell wall of prokaryotes is often regarded as a single huge molecule or molecular complex called, alpha option है म्यूरिन, बीटा पेप्टाइडोग्लाइकन, चार्ली कैप्सूल और डेल्टा सेक्युलस। एक्चुअली सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स को हम म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, लेकिन जब ये म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन एक कंप्लीट कंप्लेक्स बना लेता है अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको नाम क्या दिया जाता है? सेक्युलस। तो सेक्युलस यहां पे राइट ऑप्शन होगा। उसके मुकाबले में जो कैप्सूल वर्ड दिया गया, ये सेल एनवेलप के 3 कंपोनेंट में से एक है। तो सेल एनवेलप के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कैप्सूल, सेकंड इज स्लाइम एंड थर्ड वन इज सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 20, पिक अप द वन विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, बीटा डिस्क्रीट क्रोमोसोम, चार्ली राइबोसोम एंड डेल्टा माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में होता है? तो यहां पे न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है? डीएनए रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। तो क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियोसोम नहीं होगा। डिस्क्रीट क्रोमोसोम, तो डिस्क्रीट क्रोमोसोम नहीं बनता, इसके पास सर्कुलर होता है एज कंपेयर टू लीनियर, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन यहां पे अगेन एब्सेंट है। राइबोसोम जी, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, सो राइट ऑप्शन विल बी राइबोसोम। डेल्टा देखिए माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 21, which of the listed features are characteristics of a eukaryotic genome? तो लिस्टेड फीचर्स देखिए, 1 है सर्कुलर डीएनए, 2 डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन एंड
3 है डीएनए में बी ट्रांसफर टू न्यू सेल बाय माइटोसिस। तो एक्चुअली ये जो 3 फीचर्स दिए गए उसमें से कौन से जो है वो यूकैरियोटिक जीनोम में होते हैं? अल्फा ऑप्शन दिया गया 1 ओनली, बीटा 2 ओनली, चार्ली 1 एंड 3 ओनली एंड डेल्टा 2 एंड 3 ओनली। तो यहां पे देखिए सर्कुलर डीएनए क्या यूकैरियोटिक सेल का फीचर है या यूकैरियोटिक जीनोम का? तो नहीं है, उसमें लीनियर डीएनए होता है। डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन, तो ये फीचर है। सेकंड पॉइंट हो गया डीएनए में बी ट्रांसफर टू न्यू सेल बाय माइटोसिस। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस, मियोसिस या न्यूक्लियर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। सो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा ऑप्शन 2 एंड 3, ये कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोटिक जीनोम। क्वेश्चन नंबर 22, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ, अल्फा ऑप्शन है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बीटा ग्लाइकोप्रोटीन्स, चार्ली ग्लाइकोलिपिड्स एंड डेल्टा फॉस्फोलिपिड्स। तो यहां पे ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? दैट इज द फॉस्फोलिपिड्स। अगर आप मॉडल याद हो आपको जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, तो दैट इज एक्चुअली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें हम कहते हैं फ्लूइड का लफ्ज जो है दैट इज एक्चुअली टू डिटरमिन द लिपिड बाइलेयर, और जो मोज़ेक है, मोज़ेक का लफ्जी मतलब होता है पैचेस, धब्बे बनना। तो एक्चुअली मोज़ेक जो है वो शो करता है प्रोटीन को जो कि एम्बेड हुई होती है इन द लिपिड बाइलेयर। तो यहां पे हम फॉस्फोलिपिड बेसिक फ्रेमवर्क बनाएगा और उसके दरमियान कहीं कहीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेड हुए होंगे। सो राइट ऑप्शन इज फॉस्फोलिपिड्स। Question number 23, which one of the following is a name used for plasma membrane of a specific cell? Actually, alpha option है plasmalemma, beta cell membrane, चार्ली सार्कोलेमा एंड डेल्टा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो अगर आपको याद हो हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्लासिफाई किया था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो जनरल नेम है, जनरलाइज्ड सेल का 3 लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लाज्मा लेमा ये इस्तेमाल किया जाता है जनरलाइज्ड सेल के लिए। उसके मुकाबले में जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक्सोलेमा, ये एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन या सिंपली न्यूरॉन के लिए भी कहा जा सकता है। और तीसरे नंबर पे आता है दैट इज कॉल्ड एज थर्ड कंपोनेंट सार्कोलेमा, जो कि किसका कंपोनेंट है या मेम्ब्रेन है? मसल फाइबर की। तो ये 3 स्पेशलाइज्ड नेम जो है वो दिए गए हैं स्पेशलाइज्ड सेल की, सेल मेम्ब्रेन की। तो यहां पे गिवन ऑप्शन में देखिए तो प्लाज्मा लेमा जनरलाइज्ड सेल का होता है, सेल मेम्ब्रेन भी जनरली कहा जाता है, लेकिन सार्कोलेमा ये जो है एक स्पेशलाइज्ड नेम इन गिवन ऑप्शन में से दिया गया। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 24, outer and inner surface of plasma membrane consists of, अल्फा ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड टेल्स, बीटा फॉस्फोलिपिड हेड्स, चार्ली प्रोटीन टेल्स एंड डेल्टा प्रोटीन हेड्स। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो उसमें यूं स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के लिए, जिसमें यह हिस्सा उनकी टेल होते हैं जो कि इनवर्ड आ जाती है, और हेड ये हिस्सा जो है टेल होता है, और जो अपर साइड पर ये भी हेड है और ये भी हेड है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी आउटर साइड और इनर साइड पे जो हेड होते हैं और दरमियान में हाइड्रोफोबिक टेल आ जाती है। तो यहां पे हमें कहा गया आउटर एंड इनर सरफेस, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं और उसके साथ साथ पोलर इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय, अल्फा ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बीटा प्रोटीन्स, चार्ली ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड डेल्टा ग्लाइकोलिपिड्स। तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन लिपिड से भी होती है और प्रोटीन से भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट या रेगुलेटेड बाय द प्रोटीन्स। बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, अल्फा ऑप्शन है डाउनहिल मूवमेंट,
बीटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, चार्ली एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डेल्टा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे देखिए कहा गया फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। तो जब हम फ्रॉम लोअर टू हायर कहते हैं तो ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी डिपेंडेंट होती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 27, अ बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इज। अल्फा ऑप्शन है सेल वॉल, बीटा सेल मेम्ब्रेन, चार्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डेल्टा टोनोप्लास्ट। तो अ बैरियर बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो सेल कंटेंट और एनवायरनमेंट के दरमियान जो बैरियर होगा वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल है या डिफरेंशिएटली परमिएबल का लफ्ज हमारी बुक में मेंशन किया गया। तो सेल मेम्ब्रेन, उसके मुकाबले में सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आप जानते हैं टोनोप्लास्ट का लफ्ज दिया गया है। टोनोप्लास्ट सेकेंड ईयर में वैक्यूल की मेम्ब्रेन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सो आपको याद होना चाहिए टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। Question number 28. The phospholipid molecules of plasma membrane keep on moving within the bilayer. This is indicated by the term. Alpha option है mosaic, beta fluid, Charlie unit membrane and delta bilayer. तो actually keep on moving का लफ्ज जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिपिड या फॉस्फोलिपिड के लिए होता है, जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के जो फंक्शंस हैं वो दो ही हैं, एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना और दूसरा फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। यहां पे एक और पॉइंट देखिए कि जो नेचर ऑफ फ्लूइडिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको याद हो जब आप लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो फॉस्फोलिपिड के एक स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से आप बनाते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक यूटेरी। तो जो स्ट्रेट चेन होती है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड को डिटरमिन करती है और दूसरा जो है स्ट्रक्चर वो किसे डिटरमिन कर रहा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। तो ये दोनों टेल जो है वो एक्चुअली फैटी एसिड है। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर जो है हमें फ्लूइडिटी को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अल्फा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, बीटा स्फिंगोलिपिड्स, चार्ली फॉस्फोलिपिड्स एंड डेल्टा ग्लाइकोलिपिड्स। तो यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ लिपिड कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। अगेन याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स। अल्फा ऑप्शन है इंटरमीडिएट फिलामेंट, बीटा माइक्रोफिलामेंट, चार्ली माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड डेल्टा फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्चुअली यही राइट ऑप्शन है, डेल्टा आउटर साइड पर यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि दो सेल्स के दरमियान एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होंगे। लेकिन अगर आप इनर साइड देखें तो इनर साइड पे बुनियादी तौर पर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो है माइक्रो फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल या बाकी स्ट्रक्चर जो कि साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। तो रिमेनिंग ऑल ऑप्शन जो है वो इनर साइड पे होंगी, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो आउटर साइड पर मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। अल्फा ऑप्शन है सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड प्रोटीन्स, बीटा प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, चार्ली प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेल्टा कोलेजन फाइबर्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पे गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है चार्ली, जिसमें प्रोटीन्स के जो कंटेंट है वो 60 to 80% होते हैं, लिपिड्स के कंटेंट 20 to 40% है और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में है जिसकी कंसेंट्रेशन एज सच हमारी बुक में जिक्र नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, अ मॉडल दैट एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन मोर एक्यूरेटली इज। अल्फा ऑप्शन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, बीटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, चार्ली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड डेल्टा फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये एक्चुअली यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल अर्लियर एक्सप्लेन किया गया था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, और बाद में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये एक्चुअली एडवांस मॉडल या जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसमें कंसिडर किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द वर्ड फ्लूइड इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन रेफर्स टू द। अल्फा ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल,
बीटा मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, चार्ली पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड डेल्टा मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे वर्ड फ्लूइड जो है ये एक्चुअली रेफर किसको कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये कोई भी फ्लूइड का मतलब है जो मूवमेंट कर रहा हो, वो लिपिड का मॉलिक्यूल भी हो सकता है या प्रोटीन का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, परहैप्स द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इट्स, अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियोइड, बीटा सेल मेम्ब्रेन, चार्ली राइबोसोम एंड डेल्टा सेल वॉल। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल में एग्जिस्ट ही नहीं करता सिरे से, वो क्या है, सेल वॉल। उसके मुकाबले में जो यूकैरियोटिक सेल के अलावा कुछ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद भी होता है, लेकिन इसका यूनिक है इन टर्म ऑफ इट्स कंपोजिशन, इन टर्म ऑफ इट्स शेप। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है सेल वॉल। उसके मुकाबले में न्यूक्लियाइड न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और राइबोसोम भी। हत्ता के ये तीनों डिफर करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, लेकिन स्लाइड डिफरेंस होता है। सेल वॉल में मेजर डिफरेंस होता है। सो सेल वॉल इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा प्रोकैरियोट जिसके पास सेल वॉल ना हो? जी, तो ऐसा प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया भी मौजूद है जो कि माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया के चैप्टर में ये दिया गया है। तो तमाम बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है सिवाय माइकोप्लाज्मा की। क्वेश्चन नंबर 35 है जी, द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज, अल्फा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इनटू एल्वुलर स्पेस, बीटा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ एल्वुलर स्पेस, चार्ली ट्रांसपोर्ट वाटर इनटू ल्यूमन ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड डेल्टा ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम फ्रॉम ल्यूमन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब यहां पे एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम जानते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जब हम लूप ऑफ हेनले में देखते हैं तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में डिफ्यूजन के जरिए जो ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर होता है, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम कंसिडर किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम फ्रॉम ल्यूमन ऑफ ascending limb of loop of Henle is a type of active transport. Question number 36. There is only dash type of RNA polymerases in prokaryote which is responsible for the synthesis of all three types of RNAs. Alpha option है 1, beta 2, Charlie 3 and delta 4. तो एक्चुअली प्रोकैरियोट के पास RNA polymerase 1 होता है, एक, और यूकैरियोट के पास 3 तरह के पॉलीमरेजेस होते हैं, आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि 3 तरह के आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 37, इट इज अ वेरी इफेक्टिव बैरियर बट also allows a controlled traffic of materials across it in both directions of cell. तो इफेक्टिव बैरियर, जो सेल का बैरियर होता है जो कि सेलुलर कंटेंट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से डिफरेंशिएट करता है, उसके लिए बैरियर कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो गिवन ऑप्शन में देखें कैप्सूल, नहीं ये नहीं होता क्योंकि ये सारे सेल्स के पास नहीं है। टोनोप्लास्ट, ये तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है। चार्ली सेल वॉल, ये भी सारे सेल के पास नहीं होती, प्लांट सेल के पास होती है, फंजाई के पास होती है या बैक्टीरिया के पास होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ये तमाम सेल्स के पास होती है और बैरियर है, इफेक्टिव बैरियर है बिटवीन सेलुलर कंटेंट्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 38, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बाय, अल्फा ऑप्शन है डिफ्यूजन, बीटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चार्ली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड डेल्टा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो एक्चुअली रेस्पिरेटरी गैसेस एंड वाटर ये इजीली क्रॉसेबल होते हैं और डिफ्यूजन के जरिए हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बाय सेल इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एक्सक्रीशन, बीटा एक्सोसाइटोसिस, चार्ली ऑस्मोसिस, डेल्टा डिफ्यूजन। यहां पे अब कहा गया सिक्रीशन, तो सिक्रीशन जो है एक्चुअली सेल क्या अपने मटेरियल को रिमूव करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। यहां पे दूसरी एक ऑप्शन देखिए जिसमें लिखा गया एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का लफ्ज जो है वो हम पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करते हैं अगर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो,
रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस या मेटाबॉलिक वेस्ट हो। तो जब भी मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना होगा तो एक्सक्रीशन कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी भी मटेरियल को रिमूव करना होगा जो कि सेल के लिए बेनिफिशियल या हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए हम सिक्रीशन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा वर्ड वो भी रिमूवल के लिए होता है जिसके लिए हम कहते हैं इजेशन। तो इजेशन का लफ्ज भी रिमूवल के लिए है, बट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अगर अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव किया जाए तो कहलाएगा इजेशन, और अगर नाइट्रोजनस या मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाए तो कहलाएगा एक्सक्रीशन। और अगर सेल अपने कंपोनेंट को या किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना चाह रहा है तो वो कहलाएगा सिक्रीशन। जैसे गोल्जी एपरेटस के जरिए पैंक्रियाटिक सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस को, ये भी सिक्रीशन है। तो ये तीनों टर्म्स में आप डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, द सेल मेम्ब्रेन दैट डजंट कंटेन कोलेस्ट्रोल इन। अल्फा ऑप्शन है एनिमल सेल्स, बीटा प्लांट सेल्स, चार्ली बैक्टीरिया एंड डेल्टा यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पे देखिए बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोलेस्ट्रोल या स्टीरोल नहीं होते। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 41, द पोलर हेड ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रोजेक्टेड। अल्फा ऑप्शन है टुवर्ड्स द साइटोसोल, बीटा टुवर्ड्स आउटर सरफेस, चार्ली टुवर्ड्स द साइटोसोल एंड टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, एंड डेल्टा टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन सेंटर। अब यहां पे ये क्वेश्चन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से है। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, तो उसके जो पोलर हेड्स हैं वो इनर साइड से सेल मेम्ब्रेन के जो इनर सरफेस से और साइटोसोल की तरफ से वो इनर सरफेस पे हेड होता है और आउटर सरफेस पर भी इसी तरह से हेड होते हैं, और दरमियान में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वाली टेल मौजूद होती हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली, टुवर्ड्स द साइटोसोल एंड टुवर्ड्स द आउटर सरफेस। क्वेश्चन नंबर 42, यूकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन है इन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल कंटेंट्स ऑफ सेल वॉल, बीटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार्ली प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डेल्टा लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल इन साइटोप्लाज्म। देखिए हमें क्या ढूंढना है, यूकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेम होते हैं? तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। साइज ऑफ राइबोसोम दोनों में चेंज होता है, एक में 70s है और एक में 80s है, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट में भी है एंड यूकैरियोट में भी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इन डैश द न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अल्फा ऑप्शन है एस्क्रिकिया कोलाई, बीटा म्यूकस सेल, चार्ली प्लाज्मोडियम एंड डेल्टा क्लोरेला। तो एक्चुअली बाकी सारे सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होना जरूरी होती है, तब आके उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती। सो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से डायरेक्टली उसको साइटोप्लाज्म के अंदर भेजा जाता है। सो इन गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हमें बैक्टीरियल सेल चूज करना होगा, दैट इज एस्क्रिकिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द कॉमन ऑर्गेनल इन प्लांट एंड एनिमल। तो अल्फा ऑप्शन है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स प्लांट्स में तो होता है, एनिमल में नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। बीटा सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स एनिमल में होते हैं लेकिन हायर प्लांट्स में नहीं होते, इसलिए ये भी कॉमन नहीं है। चार्ली माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल तमाम में होता है ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन की जा सके। इसी को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन देखिए लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल के पास होते हैं लेकिन प्लांट सेल के पास नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 45, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन इज स्पेशल फीचर ऑफ सेल वॉल इन। अल्फा ऑप्शन है एल्गी, बीटा फंजाई, चार्ली बैक्टीरिया एंड डेल्टा प्लांट्स। तो एक्चुअली पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन ये सेल वॉल है किसकी? बैक्टीरियल सेल की। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इट इज अ मीन ऑफ इंक्रीजिंग द अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड टू अ रीजनेबल साइज। तो मैग्नीफाई करना
इंक्रीज करना एपरेंट साइज को, जो जाहिरी तौर पर नजर आ रहा उस साइज को इंक्रीज करना, यानी कि ऑब्जेक्ट को बिगर करना, उसके लिए क्या प्रोसेस कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। तो राइट ऑप्शन होगा अल्फा मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, न्यूक्लियोइड इज अ स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन, अल्फा ऑप्शन है कंपाइलोबैक्टर, बीटा साइनोबैक्टीरिया, चार्ली स्पाइरोचीट एंड डेल्टा गॉबलेट सेल। तो यहां पे न्यूक्लियोइड कंपोनेंट किसका है? बैक्टीरियल सेल का। तो अगर कंपाइलोबैक्टर देखें, साइनोबैक्टीरिया एंड स्पाइरोचीट, तीनों बैक्टीरिया के एग्जांपल है, लेकिन जो गॉबलेट सेल्स है ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यही राइट ऑप्शन होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोइड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48, इफ 50 मिलीमीटर साइज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड under light microscope using 5x eyepiece and 10x objective, its magnified image size will be। अब यहां पे देखिए हमें कहा क्या गया है कि हमें दिया गया एक माइक्रोस्कोप में जो 5x और 10x। अब यहां पे देखिए हमारा जो माइक्रोस्कोप का लेंस है वो दो है 5x एंड 10x, और जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है? 15 मिलीमीटर, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। अब जिस वक्त हमें लेंस 5x और 10x दिए गए, तो जो मैग्निफिकेशन है वो दोनों की मल्टीप्लीकेशन से बनती है। तो 5x मल्टीप्लाई 10x, ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 50x। तो 15 मिलीमीटर जो स्ट्रक्चर है वो 50x लार्जर होगा, यानी कि अपने साइज से 50 गुना बड़ा होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 50 मल्टीप्लाइड विद 15, तो ये ऑप्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 750 मिलीमीटर। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 49, इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज टर्म्ड एज, अल्फा ऑप्शन है एंडोसाइटोसिस, बीटा पिनोसाइटोसिस, चार्ली फैगोसाइटोसिस एंड डेल्टा एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पे इनगल्फ करना, इनगल्फ करने का मतलब क्या होता है? सॉलिड इनटेक। तो सॉलिड इनटेक कहा जाता है दैट इज सेलुलर ईटिंग और फैगोसाइटोसिस। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो अल्फा ऑप्शन है 20 to 40, बीटा 60 to 80, चार्ली 40 to 80 एंड डेल्टा 20 to 60। तो प्रोटीन की अगर केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो दैट इज 60 to 80% और लिपिड की होती है 20 to 40%। तो गिवन ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन होगा बीटा 60 to 80%। जी तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आज के टेस्ट की डिस्कशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।